मुंबई में चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां काम पर लग गई हैं। बीजेपी को मुंबई में रोकने के लिए भाई भाई एक हो गए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस तो अलग हो गई है, लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात होगी वसई विरार से। वसई विरार महानगर पालिका पर लगातार बहुजन विकास आघाड़ी का यानी हितेंद्र ठाकुर का कब्जा रहा है, लेकिन इस साल बीजेपी इसे छीन सकती है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी की भी चर्चा महाविकास आघाड़ी के साथ चल रही है। सूत्रों द्वारा यह खबर मिली है कि यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ बहुजन विकास आघाड़ी की चर्चा चल रही है। वहीं साथ में विजय पाटिल जो कांग्रेस के नेता हैं वसई विरार के, उनसे भी सकारात्मक चर्चा चल रही है। यानी यह गठबंधन हो सकता है और ये गठबंधन अगर होता है तो बीजेपी का खेल वसई विरार नालासोपारा में बिगड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी जो 2 लाख रुपए को पार कर गई है। जी हां, जो चांदी आज से 8 से 9 महीने पहले 1 लाख रुपए किलो यानी 80 से 90 हजार रुपए किलो बिक रही थी, वो 2 लाख रुपए किलो हो गई है। क्या चांदी को अभी खरीदना सही है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। वही अगली बड़ी खबर की बात करेंगे जहां महाराष्ट्र में किसानों की मौत लगातार एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। एक किसान ने तो 1 लाख रुपए के लिए अपनी किडनी बेच दी है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए ब्याज के साथ सूदखोरों के लिए 74 लाख रुपए हो। आइए एक एक करके सभी खबरें डिटेल में देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेट्रो सिटी समाचार। पहली बात करते हैं महानगर पालिका चुनाव की। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 तारीख को वोटिंग होगी, 16 तारीख को काउंटिंग, जिसे एक प्रकार से मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। इस महानगर पालिका चुनाव को लगभग 1 दशक से रुकी हुई इन महानगर पालिका चुनाव का रास्ता अब खुल गया है, जहां प्रशासन की सत्ता समाप्त होकर जनता का शासन आएगा। हालांकि 5 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है और प्रशासन यहाँ पर चला रहा है। अब इन चुनाव की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। यानी अगली बार जब चुनाव हुए थे तो कुछ और माहौल था, जब आज चुनाव हुआ है तो कुछ और माहौल है। कुछ पार्टियां जो पहले दोस्त थी अब दुश्मन हो गई है, कुछ पार्टियां पहले एक थी तो अब डबल हो गई, जैसे शिवसेना डबल हो गई, एनसीपी डबल हो गई, ऐसी कई पार्टियां। आइए बात करते हैं प्रमुख महानगरों में राजनीतिक समीकरण क्या होगा, मुंबई में क्या होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 8 साल बाद हो रहा है। 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। वहीं अब शिवसेना विभाजित हो गई यानी बढ़ गई है। जब शिवसेना नहीं बटी थी तो 84 सीट आया था मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 2017 में, और 84 शिवसेना का आया था और भाजपा का 82 सीट भाजपा जीती थी। जहां सभी दल अलग अलग लड़े थे, इस बार शिवसेना का विभाजन हो चुका है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाजपा के साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज ठाकरे के शामिल होने से मुंबई का समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस ने अकेले लड़ने और अपनी ताकत का आकलन करने का निर्णय लिया है, यानी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी को रोकने के लिए कैसे महाविकास आघाड़ी बहुजन विकास आघाड़ी से गठबंधन कर सकती है। जी हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी का लगातार कई सालों से दबदबा रहा है। वही 35 सालों से हितेंद्र ठाकुर का वसई विरार नालासोपारा में दबदबा रहा है। अब वसई विरार में जो महानगर पालिका चुनाव हो रहा है, इस महानगर पालिका पर काबिज होने के लिए बीजेपी उत्सुक है, क्योंकि लोकसभा जीतने के बाद, विधानसभा जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर महानगर पालिका चुनाव पर है। अगली बार जब 2015 में वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो बीजेपी केवल 1 सीट जीती थी, केवल 1 सीट, और बहुजन विकास आघाड़ी 115 सीट जीती थी। अब इस महाविकास आघाड़ी को रोकना बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बीजेपी का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो विधानसभा भी जीत गई, तीनों, वसई भी, बोईसर भी, नालासोपारा भी और लोकसभा चुनाव भी जीत गई। तो बीजेपी ये स्ट्रेटेजी पे चल रही है कि बीजेपी आने वाले समय में जो महानगर पालिका चुनाव होने वाला 1 महीने में, उसमें सत्ता में काबिज हो जाए, यानी महानगर पालिका का चुनाव जीत जाए। लेकिन उसके लिए बीजेपी कई तमाम दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना शुरू कर चुकी थी, अब कर भी चुकी। यानी कई बड़े कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेवकों को जो दूसरी पार्टी में थे, बहुजन विकास आघाड़ी, यूपीडी, उनको अपने पाले में ला ली, अपने पार्टी में शामिल करा ली। लेकिन क्या चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, जिसका एक
जनाधार है वसई में। बहुजन विकास आघाड़ी का तो दबदबा है ही। वहीं मराठी वोटर्स के लिए यूबीटी यानी अगर हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी से अगर गठबंधन करती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार चर्चा चल रही है। वहीं कांग्रेस नेता विजय पाटिल का कहना है कि सकारात्मक चर्चा हुई है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है महाविकास आघाड़ी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम की जो ओवैसी की पार्टी है वो 29 महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, सभी जगह के महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी। इससे महाविकास आघाड़ी की टेंशन तो ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि ये मुस्लिम वोट्स काटेगी। एमआईएम ने साथ ही कहा है कि जनवरी में होने वाले चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करने के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। एमआईएम चाहती है कि उससे गठबंधन कर ले महाविकास आघाड़ी, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन नहीं करना चाहती। एमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने हालांकि कहा कि 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा 22 या 23 दिसंबर तक कर दी जाएगी। वैसे की पार्टी वसई विरार महानगर पालिका चुनाव भी लड़ सकती है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव तो लड़ेगी ही, संभाजीनगर में भी वो लड़ सकती है। वही बात करते हैं, संभाजीनगर में एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि राज्य के लगभग हर जिले में हमारी पार्टी की इकाई है, यानी इम्तियाज जलील ने कहा। हम राज्य के 37 महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां उसकी मजबूती उपस्थिति है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका चुनाव अधिक ध्यान है उनका, यानी जलील का कहना है, क्योंकि वो वहां से बिलोंग करते हैं। छत्रपति संभाजीनगर निगम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इम्तियाज जलील ने कहा, क्योंकि वहां पर उनकी पार्टी स्ट्रांग है और वहां से वो सांसद रह चुके हैं। अब वहां पर वो महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ेंगे क्योंकि वो मुस्लिम्स और दलित वोट ज्यादा काटते हैं, तो जिससे बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। और अगर जहां जहां ये चुनाव लड़ेंगे वहां महाविकास आघाड़ी का जो वोटर्स है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कटेगा और उससे सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सभी जगह वसई विरार नालासोपारा में भी, मुंबई में भी, जहां जहां इम्तियाज जलील यानी एमआईएम पार्टी उतरेगी वहां वहां बीजेपी को डायरेक्ट फायदा बेनिफिट हो सकता है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो काफी काम की है। पालघर जिले के वसई विरार में ऐसी काफी बिल्डिंगें हैं, सैकड़ों बिल्डिंगें जो बिना ओसी के हैं, जिनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। जी हाँ, इसमें यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी ना होने के कारण यहाँ के लोग बहुत कुछ भुगत रहे हैं क्योंकि डबल टैक्स दे रहे हैं पेनाल्टी के रूप में। इसके लिए मुंबई की तरह एक अलग पॉलिसी बनाने की मांग उठी है। वसई विरार शहर में हजारों बिल्डिंगों को कई वजहों में दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्हें अलग अलग वजहों से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बिल्डर्स अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। आम लोगों को कोई गलती ना होने पर भी भुगतना पड़ रहा है। महानगर पालिका बिल्डिंग में रहने वालों पर ज्यादा हाउस टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है। साथ ही बिल्डिंग बनाने वालों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकती रहती है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने से उन लोगों को प्रशासन से बेसिक सुविधा मिलने में भी मुश्किलें आ रही है, यानी पानी पाइपलाइन नहीं मिलती है और सुविधाएं नहीं मिलती है। मुंबई में 20,000 बिल्डिंगों को ट्रांसफर प्रोसेस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रुका हुआ था। इसलिए इस समस्या के हल करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक रिवाइज ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की है और वहां के लोगों को राहत दी है। वसई विरार शहर में भी बड़ी संख्या में ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी नहीं है। इस बिल्डिंग की समस्या को हल करने के लिए मुंबई शहर की तरह एक अलग पॉलिसी बनाने की मांग की जा रही है, यानी लोगों की मांग है कि ऐसा ही एक स्कीम बनाया जाए, यहाँ के लोगों को भी राहत दी जाए। वहीं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंगों में रहने वालों को राहत मिल सके, इसके लिए नालासोपारा के विधायक राजन नाइक ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी कुछ दिनों पहले और शहर में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले बिल्डिंग्स की समस्या उठाई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव रुख अपनाया है। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक मीटिंग करने का भी निर्देश दिया है। वसई विरार शहर में कई जगहों पर बिल्डिंग बनी है, लेकिन कुछ बिल्डर्स ने प्रशासन से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना ही निर्माण कर लिया, यानी बिल्डिंग बना दिया। अब उनमें फ्लैट्स आम लोगों को बेच दिए, फ्लैट्स बिक गए, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उन लोगों को महानगर पालिका से बेसिक सुविधाएं मिलने में दिक्कत आ रही है।
महानगर पालिका की पेनल्टी की वजह से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का चार्ज ज्यादा देना पड़ रहा है पेनल्टी के रूप में, जिससे उन लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, एक तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां एक किसान ने अपनी किडनी बेच दी है। महाराष्ट्र में एक किसान कर्ज को चुकाने के लिए कंबोडिया जाकर अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी उसे। चंद्रपुर जिले के किसान रोशन सदस्यु कूड़े ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन उसके बदले उनको प्रतिदिन 10,000 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ता था। इस वजह से उनका कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपए हो गया। खेती में नुकसान के कारण उन्होंने डेयरी शुरू करने के लिए एक लोन लिया, यानी डेयरी व्यवसाय, पशुपालन होता है, एनिमल्स हस्बेंड्री जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, डेयरी, वो शुरू करने के लिए उन्होंने लोन लिया। किसान ने खेती में लगातार हो रहे घाटे के कारण तो डेयरी व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने इसके लिए कई साहूकारों से कुल 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन डेयरी बिजनेस के शुरू होने के पहले ही उनकी खरीदी हुई गाय मर गई और उनकी जमीन की फसलें भी खराब हो गई। इस वजह से उनका कर्ज और बढ़ गया, क्योंकि घर चलाना भी है, पेट भी पालना है और कर्ज भी चुकाना है, और फसल भी बर्बाद हो गई, गाय भी मर गई। इसके बाद उनके ऊपर बोझ बढ़ा और साहूकारों ने किसान और उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। कर्ज चुकाने के लिए किसान अपनी जमीन, ट्रैक्टर, कीमती घरेलू सामान सब बेच दिया, लेकिन इतना सब कुछ बेचने के बाद भी वो कर्ज नहीं चुका पाया। उन्होंने एक साहूकार से अपनी किडनी बेचने की सलाह दी। उन्हें एक साहूकार ने अपनी किडनी बेचने की सलाह दी। इसके बाद किसान को एक एजेंट के माध्यम से कोलकाता लाया गया और फिर जांच के बाद उन्हें कंबोडिया भेज दिया गया और उन्हें कंबोडिया में अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेच दी। किसान का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें उसकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा और बढ़ गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और वे उनका परिवार मुंबई में राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। जिन साहूकारों पर आरोप है उनके नाम किशोर बावनकुले, मनीष कलबंदे, लक्ष्मण उरकुड़े, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे और लक्ष्मण बोरकर हैं, जो सभी ब्रह्मापुरी शहर के निवासी हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी, जिसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी। आज से 1-2 साल पहले भी चांदी लोग लेते थे, एक्सचेंज करते थे, लेकिन घरों में चांदी जमा करके नहीं रखते थे जिस तरह सोने को रखते थे। अब वो चांदी इतनी महंगी हो गई है कि लोगों के आंसू बह रहे हैं। आज चांदी 17 दिसंबर को पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 8,775 रुपए बढ़कर 2,0750 रुपए पहुंच गई है। इससे पहले 1,91,997 रुपए पर थी। इस साल इसकी कीमत 1,14,773 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं सोना आज 936 रुपए बढ़कर 1,32,713 रुपए पर पहुंचा है 10 ग्राम का रेट। इससे पहले 1,31,717 रुपए था सोना। वहीं सोने ने 15 दिसंबर को 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब बात करते हैं, सिर्फ 9 महीने में 1 से 2 लाख रुपए पहुंच गई चांदी। इस साल 18 मार्च को चांदी पहली बार 1 लाख रुपए पहुंची थी। 18 मार्च को 2025 में जब चांदी 50,000 रुपए थी, अब उसे 1 लाख पहुंचने में उसे 14 साल लगे थे और 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में सिर्फ 9 महीना लगा है। आइए बात करते हैं कि चांदी का रेट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। चांदी की डिमांड कहां है? चांदी किन कारणों की वजह से बढ़ रही है? क्या चांदी खरीदना चाहिए या चांदी को अभी स्टॉक करना चाहिए, यानी रोकना चाहिए? और चांदी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? इस सारे सवालों का जवाब आपके देते हैं। चांदी में तेजी के 4 प्रमुख कारण हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी कंपनियों का डिमांड, सोलार कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और ईवी बैटरी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो बना रही है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसमें भारी इस्तेमाल की डिमांड। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। ट्रंप का टैरिफ डर भी है दूसरा कारण। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भी बढ़ रही है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें बढ़ रही हैं। तीसरा कारण आपको बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होड़ में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से ही खरीद रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में और भी तेजी बनी रहेगी, ऐसा अनुमान है। वहीं चांदी में निवेश बढ़ रहा है। निवेशक सिल्वर ETF के जरिए चांदी में निवेश कर रहे हैं। इससे चांदी की डिमांड बढ़ रही है। पहला सवाल यह है कि आने वाले दिनों में चांदी और कितनी महंगी हो सकती है? जवाब यह है कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि चांदी की डिमांड में अभी तेजी है।
जिसे आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी अगले 1 साल में 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं इस साल के आखिरी तक चांदी की कीमत 2,10,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या हाई रेट पर ज्वेलरी यानी चांदी खरीदना कितना फायदेमंद है, नुकसानदेह? जवाब यह है कि हाँ, अगर आप सिल्वर ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। आने वाले दिनों में चांदी कीमत बढ़ने से यह महंगी हो सकती है। तीसरा सवाल यह है कि आम निवेशक अभी चांदी में निवेश करे या इंतजार करे, यानी अभी निवेश करना है या नहीं, यानी इन्वेस्ट करना है या नहीं। चांदी में सिल्वर ETF के जरिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्त यानी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। आप महीने के SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं। चौथा सवाल, क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स में कोई बदलाव कर सकती है? जवाब यह है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप लोग ये खबर कहां से देख रहे हैं? मीरा भाईंदर, वसई विरार, नाला सोपारा, मुंबई, महाराष्ट्र के किस कोने से या देश के किस कोने से? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके शहर में चांदी का रेट क्या है, अगर आपको पता होगा या आप खरीदते होंगे? क्या आपने आज तक चांदी का रेट निकाला है? कब आपने चांदी का रेट सबसे ज्यादा सुना था? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।